नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। हवा कुछ ऐसी है कि रुख बदलता ही नहीं। हवा कुछ ऐसी है कि रुख बदलता ही नहीं। ये लोकतंत्र है या तंत्र लोक, कुछ पता चलता ही नहीं। तो मित्रों, आज हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, वाकई में वो लोकतंत्र है या तंत्र लोक, ये आप तय कीजिए। फिलहाल हम आज उस हवा के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका रुख पूरी तरह से बदल चुका है। 4 महीने के भीतर 180 डिग्री बदल चुका है। जी हाँ, हम बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने भारी जीत दर्ज की है। 288 सीटों में से 230 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी मात्र 49 सीटों पर सिमट गया। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने 132 सीटें अपने नाम की। शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली। एनसीपी अजित पवार को 41 सीटें मिली, जबकि दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस मात्र 16 सीटें जीत पाई। शिवसेना यूपीटी को 20 सीटें मिली और एनसीपी शरद पवार मात्र 10 सीटों पर सिमट गई। तो ये रही मौजूदा विधानसभा चुनाव की तस्वीर। जबकि इसके ठीक 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था उसे आप सभी जानते हैं। महायुति लोकसभा चुनाव में मात्र 17 सीटें जीत पाया था महाराष्ट्र में, जबकि महाविकास अघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब हो गया था। मगर ठीक 4 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। तो ये कैसे संभव हुआ और इसके पीछे का सच क्या है, उस सच को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। क्योंकि द सभा की भूमिका ही यही है, उद्देश्य ही यही है, सत्य का अन्वेषण। तो जैसा कि आप जानते हैं, महायुति और बीजेपी की जीत के पीछे कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कार है, उनका मैजिक अभी बरकरार है। कोई कह रहा है कि लाडली बहन योजना के कारण संभव हो पाया। कोई कह रहा है कि ये जीत आरएसएस के कारण संभव हो पाया। कोई कह रहा है कि महायुति में जो एकता थी, एकजुटता थी, उसके कारण ये जीत संभव हो पाई। कोई कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रम फैलाया था, झूठ फैलाया था, जनता उस भ्रम और झूठ को समझ गई और इसलिए उसने महाविकास अघाड़ी को नकार दिया और महायुति चुनाव जीत गई। तो अब इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार है महायुति की जीत के लिए, उस कारण की पड़ताल करने की कोशिश आज हम करेंगे। तो मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी जीत और हार के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं और वे सभी कारण एक साथ मिलकर परिणाम में बदलते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में महायुति की जीत हुई है, यहाँ भी बिल्कुल यही स्थिति है। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते कि ये जो कारण गिनाए गए हैं, इन कारणों का योगदान इस जीत में नहीं रहा है। रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, लेकिन एक ऐसा भी कारण है जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि यदि वो कारण न होता तो ये जीत संभव ही नहीं थी। ये सच है कि इस चुनाव में महायुति की जीत में लाडली बहन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी सच है कि इस योजना के बारे में जन जन को समझाने में, इस योजना को जन जन तक पहुंचाने में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मगर ये सभी भूमिकाएं धरी की धरी रह जाती अगर वो कारण न होता जो कारण आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हो सकता है हमारी बात पर अचानक आपको भरोसा न हो, मगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमसे सहमत होंगे कि जो कारण हम बताने जा रहे हैं वो कारण इस जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है, और वो कारण है निर्वाचन आयोग। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने यदि मदद न की होती तो लाडली बहन योजना जनता तक नहीं पहुंच पाई होती, और यदि जनता तक ये नहीं पहुंच पाई होती तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी जनता तक पहुंचकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम समझ रहे हैं कि आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग ने इसमें क्या कर दिया। आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने तो अलबत्ता लाडली बहन योजना की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। ये बात सच है कि निर्वाचन आयोग ने लाडली बहन योजना की फंडिंग पर रोक लगा दी थी,
मगर सच ये भी है कि सरकार ने नवंबर महीने की किस्त अक्टूबर में ही लाभार्थियों के खातों में भेज दी थी। तो अब आप कहेंगे कि निर्वाचन आयोग ने इसमें कैसे मदद की? तो इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है और इस पूरी क्रोनोलॉजी को जानने और समझने के लिए हमें 4 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था। जाहिर है लोकसभा चुनाव का परिणाम जो था, खासतौर से महाराष्ट्र के संदर्भ में जिस तरह से महायुति का प्रदर्शन था, खराब प्रदर्शन था, मात्र 17 सीटें जीती थी जैसा कि हमने शुरू में ही कहा। उस प्रदर्शन के बाद महायुति के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बहुत गहरी हो गई थी, क्योंकि सिर पे विधानसभा चुनाव था, समय बिल्कुल नहीं था। और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद महाराष्ट्र में एक घटना घटती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर चकनाचूर हो जाती है और उसमें ये बात उभर कर सामने आती है कि इस मूर्ति की स्थापना में भ्रष्टाचार हुआ। पूरे राज्य में जिस तरह का माहौल बना, पूरी महायुति बुरी तरह से हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र जाकर राज्य की जनता से माफी मांगनी पड़ी थी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माफी मांगनी पड़ी थी। इस तरह का माहौल था और उस माहौल में, उस परिस्थिति में विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था महायुति। मगर शर्त ये भी थी कि विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना है, क्योंकि यदि आज की तारीख में किसी भी राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा स्टैक लगा हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं वहाँ पर जो कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोगों के पास हैं, उनके हाथों में है। और जैसी कि खबर है, जैसी कि सूचना है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन्हीं परियोजनाओं के कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया गया था। विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीदा गया था, शिवसेना को तोड़ा गया था, एनसीपी को तोड़ा गया था। सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और वो पैसा तभी वापस लौटेगा जब वे परियोजनाएं पूरी होंगी। आपको पता होगा कि हम किस परियोजना की बात कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धारावी की जमीन के लिए सारा कुछ किया गया और वो जमीन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत की है, तो वो परियोजना अभी अधूरी है। और यदि सत्ता हाथ से चली जाती है तो सारी कसरत, सारा परिश्रम बेमानी हो जाता है। इसलिए बीजेपी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र को जीतना था और जीतने के लिए जनता का समर्थन जरूरी था और जनता का रुख जिस तरह का था हर कोई जानता है। दूसरी तरफ समय बिल्कुल नहीं था। तो कहने का मतलब चुनौती कठिन थी, मगर उस कठिन चुनौती को पार पाना था, तो उसकी योजना बनाई गई और उस योजना के तहत सरकार ने अपने अंतिम बजट में जून महीने में कुछ लाभार्थी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें माझी लाडकी बहन योजना और शेतकरी महासम्मान योजना शामिल थे। इन दोनों में भी सबसे प्रमुख लाडकी बहन योजना थी, जिसके तहत 21 साल से 65 साल उम्र तक की उस हर एक महिला के खाते में हर महीने 1500 रुपये भेजने के प्रावधान किए गए, जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम थी। इसी तरह किसानों के लिए शेतकरी महासम्मान योजना, जिसके तहत हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपये भेजने के प्रावधान किए गए, बिल्कुल केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तरह। तो अब सरकार ने ये योजनाएं तो घोषित कर दी, मगर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और समय बिल्कुल था नहीं। तो सरकार को समय की ज़रूरत थी और इतने समय की ज़रूरत थी कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच जाए। मगर ये संभव तभी था जब चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव टाल दे। तो हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के कहने पर या महायुति के कहने पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को टाल दिया। मगर परिस्थितियां यही कहती हैं कि इसके अलावा दूसरा और कोई कारण हो नहीं सकता, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त 2024 के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव टालने के पीछे जो कारण बताए थे वो पूरी तरह से हास्यास्पद। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा था? निर्वाचन आयोग ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने में, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बाद में कराया जाएगा। अब आप सोचिए, क्या
इस देश के पास इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य में विधानसभा चुनाव न कराया जा सके, और दूसरी तरफ हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये कितना हास्यास्पद है, रेडिकुलस। दरअसल होता यही है, जब आपके पास कोई वाजिब कारण नहीं होता किसी काम के पीछे, किसी बयान के पीछे, तो इसी तरह के उल जुलूल तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने दिया था। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को, महाराष्ट्र की महायुति सरकार को 3 महीने का समय दे दिया, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 3 महीने टाल दिया गया, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ होना चाहिए था, क्योंकि 2019 में ऐसा ही हुआ था। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, मगर 16 अगस्त 2024 को निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की, मगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को टाल दिया गया। तो ये जो 3 महीने का समय मिला बीजेपी को, महायुति सरकार को, सारा खेल इन 3 महीनों का है। इन 3 महीनों के दौरान सब कुछ, सारी रणनीति को अमल में लाया गया है, पूरी रणनीति को जमीन पर उतारा गया है। इन 3 महीनों के दौरान राज्य की लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत पंजीकृत किया गया। लगभग 2 करोड़ महिलाओं के खातों में लाडली बहन योजना की 4 से 5 किस्तें भेज दी गई, और सिर्फ किस्तें ही नहीं भेजी गई, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी उन महिलाओं के दरवाजे पर दस्तक दी, और एक बार नहीं, कई बार दस्तक दी, बार बार दस्तक दी। हुआ यूं कि लाडली बहन योजना में पंजीकरण के जरिए राज्य की 2.5 करोड़ महिलाओं के डिटेल्स, आंकड़े सरकार के पास आ गए, और उसके जरिए खास तौर से उन महिलाओं की पहचान की गई, उन परिवारों की पहचान की गई जो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं थे, और उन परिवारों को खास तौर पर लक्षित किया गया। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता नियमित तौर पर ऐसे परिवारों के दरवाजों पर दस्तक देने लगे, और स्थानीय कार्यकर्ता, लोकल कार्यकर्ता, उसी गांव के, उसी मोहल्ले के, जो कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे, वे उन परिवारों के दरवाजों पर जाते, उनसे हाल चाल पूछते, लाडली बहन योजना के बारे में पूछते, किस्तें खातों में पहुंची या नहीं पहुंची उसके बारे में पूछते, और इस तरह से उन महिलाओं को, उनके परिवारों को बार बार ये याद दिलाया गया कि सरकार उन्हें हर महीने 1500 रुपये दे रही है। और ये सिलसिला 20 नवंबर तक जारी रहा, जब तक कि मतदान संपन्न नहीं हो गया। यानी इस प्रक्रिया के जरिए उन महिलाओं को, उनके परिवारों को तैयार कर लिया गया कि वे महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दें। तो ये रहा बीजेपी और महायुति की जीत के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण, और पूरा मैकेनिज्म कि इस कारण को कारगर कैसे बनाया गया, और इसे कारगर बनाने में किन किन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि बात यहीं तक सीमित नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, एक अनुमान के मुताबिक इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब आप सोचिए, ये पैसे कहाँ खर्च किए गए? तो पैसे सिर्फ लाडली बहन योजना के जरिए ही लोगों के खातों में नहीं पहुंचे, पैसे बांटे गए हैं, सीधे बांटे गए। आपने देखा होगा मतदान से ठीक एक दिन पहले किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उस जगह पे मौजूद थे जहां लोगों को पैसे बांटे जा रहे थे। आरोप तो यहां तक लगा कि विनोद तावड़े उसी काम के लिए वहां पर गए थे। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम दावे के साथ नहीं कर सकते। और चूंकि विनोद तावड़े ने और बीजेपी ने खुद आधिकारिक रूप से इस बात को इनकार किया है कि वे वहां पर पैसे बांटने गए थे, मगर विनोद तावड़े जिस परिस्थिति में और जिस समय जिस जगह पर उपस्थित थे, वो भी अपने आप में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन था, अपराध था, और उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। मगर जो प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उसमें विनोद तावड़े का नाम नहीं था। अब आप सोचिए, तो निर्वाचन आयोग यहाँ पर भी बीजेपी को एक सेफ पैसेज देते हुए दिखाई दे रहा है। पहला सेफ पैसेज जो देता है 3 महीने का समय देकर, दूसरा पैसेज यहाँ पर देता है। और विनोद तावड़े की घटना तो एकमात्र उदाहरण है। हर सीट पर इस तरह से पैसे बांटे गए हैं लोगों को। महाराष्ट्र में हमने 14 साल बिताए हैं, महाराष्ट्र को हम जानते हैं,
बहुत करीब से जानते हैं। हालांकि पैसों का ये खेल सिर्फ बीजेपी की ही तरफ से नहीं हुआ है, महायुति की ही तरफ से नहीं हुआ है, महाविकास अघाड़ी की भी तरफ से हुआ है। मगर आपने देखा होगा कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बार बार फ्रिस्किंग की गई है। उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, उनके बैगेज चेक किए गए थे। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, उनके बैगेज चेक किए गए थे। महाविकास अघाड़ी के और भी नेताओं की तलाशी ली गई थी और उसके वीडियो सामने आए थे। मगर क्या आपने ऐसा कोई वीडियो देखा है अभी तक, या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें महायुति के किसी नेता की इस तरह की तलाशी ली गई हो? आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक किया था और उसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग जहां महाविकास अघाड़ी के नेताओं के प्रति नियमों का पालन करा रहा था, सख्ती दिखा रहा था, वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेताओं को पूरी तरह से खुली छूट दे रखा था। और विनोद तावड़े की भी घटना ये सामने कैसे आई? निर्वाचन आयोग की उसमें कोई भूमिका नहीं रही। वहां बहुजन विकास अघाड़ी का जो उम्मीदवार था क्षितिज ठाकुर, उसने उस होटल में जाकर के उस मामले को पकड़ा और उसे सामने लाया। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग ने महायुति को सेफ पैसेज मुहैया कराया। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, विपक्ष के प्रचार को और उसके वादों को भी नाकाम करना था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटियां मतदाताओं को दे रखी थी। तो उसके लिए क्या किया? आपको याद होगा कि 9 नवंबर को बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र के अखबारों में एक विज्ञापन दिया और वो विज्ञापन कांग्रेस के खिलाफ था। विज्ञापन में लिखा हुआ था कि कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में आई है और जो वादे करके सत्ता में आई है, उन वादों को उसने आज तक पूरे नहीं किए, जबकि वो सारी बातें सरासर झूठी थी। कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसके लिए मुंबई में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस विज्ञापन का खंडन किया, मगर वो विज्ञापन तो छप गया था। जनता पर उसका जो असर होना था वो हो चुका था। बीजेपी और महायुति का मकसद हल हो चुका था। मगर सवाल ये उठता है कि वो विज्ञापन प्रकाशित हुआ कैसे? चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी विज्ञापन निर्वाचन आयोग की स्क्रूटनी में होता है। बगैर निर्वाचन आयोग की सहमति के, मंजूरी के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाता। तो क्या निर्वाचन आयोग ने झूठे विज्ञापन को प्रकाशित करने की मंजूरी थी? क्या उसकी इस विज्ञापन पर सहमति थी? परिस्थितियां तो यही कहती हैं कि उसकी सहमति रही है, क्योंकि यदि उसकी सहमति नहीं होती तो सबसे पहली बात कि वो विज्ञापन प्रकाशित हो ही नहीं पाता, और खुदा न खास्ते यदि वो विज्ञापन प्रकाशित हो गया तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करती। मगर आज तक कोई कार्रवाई उसके बारे में हुई है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर भी बीजेपी और महायुति को सेफ पैसेज दिया। तो मित्रों, यहाँ हमारा आपसे एक सवाल है, निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह की भूमिका में दिखाई दिया है, क्या किसी निर्णायक को, किसी जूरी को, किसी रेफरी को इस भूमिका में होना चाहिए? क्योंकि हम बीजेपी को या महायुति को या महाविकास अघाड़ी को या इन गठबंधनों में शामिल अन्य दलों को और उम्मीदवारों को उतना गलत नहीं मानते। क्योंकि जो भी खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए उतरता है, चुनाव मैदान में उतरता है, तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाता है, उस रणनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश भी करता है, कई बार गलत हथकंडे भी अपनाता है। मगर उस गलत हथकंडे को देखने और रोकने की जिम्मेदारी निर्णायक की होती है, रेफरी की होती है, जूरी की होती है, चुनाव आयोग की होती है। मगर यदि जूरी ही कंप्रोमाइज हो जाए, चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज हो जाए, पक्षपाती हो जाए, तो फिर उस खेल का क्या मतलब रह जाता है, उस चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? आप सोचिए, आप इस पर विचार कीजिए। तो जिस तरह की भूमिका में निर्वाचन आयोग दिखाई दे रहा है, जिस तरह की उसकी छवि बनी हुई है, और ये छवि इन्हीं भूमिकाओं के कारण बनी हुई है, तो अब आप सोचिए कि जब जाहिर तौर पर उसकी ये भूमिका दिखाई दे रही है, तो छिपे तौर पर वो किस भूमिका में होगा? और जो आम जनता के बीच जो आशंका बनी हुई है चुनाव की पारदर्शिता को लेकर, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर, वो अकारण नहीं है। क्योंकि इसी चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से मतदान हुआ है, किस तरह से चुनाव हुआ है, पूरा देश देखा है।
आप सभी ने देखा होगा। तो यदि निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष होती है तो जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश से देखने को मिली हैं, क्या वैसी घटनाएं घट पाती हैं? मतदाताओं को वोट देने से रोका गया, बंदूक की नोक पर वोट देने से रोका गया, और निर्वाचन आयोग ने अभी तक क्या किया? कुछ नहीं। मतगणना हो गई, परिणाम घोषित कर दिए गए, जबकि सीधे सीधे धांधली दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या यही होता है कि निर्वाचन आयोग ने उन धांधलियों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली है? कुछ निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, खानापूर्ति हो गई, मगर क्या चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ? मतदान हुआ? बिल्कुल नहीं। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं, उनके वोट डाल दिए गए। किसने वोट डाले? और हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि हम ईवीएम को कोई दोष नहीं देते। ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है, वो तो एक मशीन है। उसको चलाने वाला कैसा है, उसे किस तरह से चलाया जाता है, सारा कुछ इस पर निर्भर करता है। वही चाकू सब्जी काटता है, मगर उसी चाकू को यदि किसी की गर्दन पर रख दीजिए तो गर्दन को काट देता है। तो मशीन को चलाने वाला कौन है और कैसे चलाना चाहता है, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। इसी चुनाव आयोग को जब टीएन शेषन चला रहे थे तब कैसा चल रहा था? हर नेता, हर दल थर 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 कांपते थे। और इसी चुनाव आयोग को आज दूसरे लोग चला रहे हैं, तब कैसा चल रहा है? तो नियमों में कोई दोष नहीं है, निर्वाचन आयोग में कोई दोष नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई दोष नहीं है। दोष उसे चलाने वालों में है, उनकी नीयत में दोष है, उनकी नीयत में खोट है। और यदि ये स्थिति बनी रहती है तो क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? यह तंत्र लोक कहेंगे? ये आप निर्णय कीजिए। मगर यदि ये तंत्र लोक है या तंत्र लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये तंत्र लोक आपको परतंत्र करेगा, गुलाम बनाएगा। जिस गुलामी के खिलाफ हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, जान की कुर्बानियां दी, इसलिए इस पर विचार कीजिए। क्या आप हमारे अपने पुरखों की कुर्बानियों को इस तरह से जाया जाने देंगे? हमारा ये आग्रह उन अधिकारियों से भी है जो इस तरह के कदाचार में सहभागी हैं। सोचिए, किसी न किसी दिन आपको अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में कोई न कोई एक क्षण ऐसा आता है जब वो अपने गलत कार्यों पर पछताता है कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो आज आप ऐसा कुछ भी न करिए जिसके लिए आपको आगे चलकर पछताना पड़े। और ये आग्रह उन मतदाताओं से भी है, उन नेताओं से भी है, उन उम्मीदवारों से भी है, उन दलों से भी है कि ऐसा कुछ न कीजिए कि जीवन के किसी मोड़ पर आपको पछताना पड़े और उस पश्चाताप को आप किसी से साझा तक न कर सकें। तो मित्रों, आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि ये चर्चा आपको ठीक लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।